पुंडरी से निर्दलीय विधायक और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन हलके में अधिकारियों की कार्यशैली से बेहद आहत है। रणधीर गोलन ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में संदेश दिया है। क्या कहा, रिपोर्ट में देखिए। अधिकारियों की कार्यशैली पर ये पहली बार प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा। इससे पहले भी कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों के रवैये और उनके कामकाज के तरीके पर सवाल उठा चुके हैं। इसी फेरिस्त में अब नया नाम जुड़ गया है और वो है पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन का। रणधीर गोलन ने कैथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंडीगढ़ तक अपनी बात पहुंचाई। मुझे महसूस हो रहा है कि अफसरशाही हैवी होने लग रही। कोई एमएलए मंत्री की बात नहीं सुनता, कोई विधायक की बात नहीं सुनता। सरकार में प्रजातंत्र में लोगों ने जुनका भेजे, हम जनता के नुमाइंदे हैं। अगर विधायक की कोई बात नहीं सुनेगा, किस बात के नुमाइंदे हम? तो हम जनता का क्या भला करेंगे? और मैं तो प्रयास करूंगा कि जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें कोई बात नहीं सुनता, कोई समय को मैं उसका इलाज करने का काम करूंगा। अगर मेरे पे इलाज नहीं होया, सरकार से बाहर आने का भी काम करूंगा। मैंने कोई चाव नहीं है सरकार में रहने का। इस सरकार में मैं चेयरमैन बन रहा, झंडी लग रही, कोठी गाड़ी में छोड़ दूंगा सारी की सारी। मेरी जनता पहला है, पुंडरी हल्के की 36 बिरादरी की जनता के लिए। अगर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो मैंने सरकार में रहने कोई चाव भी नहीं है। रणधीर गोलन का कहना है कि तहसील कार्यालय और पुलिस महकमे में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन रणधीर गोलन की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हल्के में फैल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे? वो उन्होंने खुद बताया है। एक ऐसा आदमी हूँ, ना मैं खानदान ना खान देता, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा नाम तो मेरा आएगा। बिना विधायक के ऐसा काम नहीं हो सकता। और मैं सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो अपने आप इस काम पर लगाम लगाए बाज आ जाए, नहीं सबका इलाज करने का काम करूँगा। मैं सक्षम हूँ इस काम करने का। विधायक रणधीर गोलन का कहना है कि वो सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में कई बार बता चुके हैं। ना तो अधिकारी मानने को तैयार है और ना ही सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों पर लगाम लगा पा रही है। ऐसे में रणधीर गोलन की चेतावनी को क्या समझा जाए? विधायक रणधीर गोलन का कहना है कि वो सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में कई बार बता चुके हैं। ना तो अधिकारी मानने को तैयार हैं और ना ही सरकार वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाम लगा पा रही है। ऐसे में रणधीर गोलन की चेतावनी को क्या समझा जाए? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि अब अगला पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं कैप्टन के इस्तीफे के बाद भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पंजाब की राजनीति में जो उठापटक देखने को मिली, उसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब हरियाणा बीजेपी भी खुलकर सामने आई। हालांकि हरियाणा बीजेपी और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। बात चाहे किसान आंदोलन की हो या फिर एसवाइएल के पानी की, कैप्टन अमरिंदर और हरियाणा के नेताओं के बीच में कई बार आपसी खींचतान देखने को मिली। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने पंजाब में आंदोलन शुरू किया था, रेल की पटरियों पर बैठे थे। उसका इशारा, इसमें सबसे ऊपर कोई उनकी मुखर आवाज बनकर कोई व्यक्ति खड़े हुए थे तो कौन थे? कैप्टन अमरिंदर थे। बाद में उन्होंने इस सारे के सारे एजिटेशन को हरियाणा की तरफ सरका दिया, वो भी आपको ध्यान में है। पहले ट्रैक्टर पर बैठकर कैप्टन रविंद्र और राहुल जी आए और उसके बाद ये आंदोलन जो है ये हरियाणा में आया, जत्थेबंदियाँ हरियाणा में आई। जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, मुझे लगता है उसी के सामने वो बोने हो गए। देखिए कैप्टन साहब हरियाणा की दृष्टि से तो इस नाते से खलनायक थे, मैं कहूँगा एसवाईएल के पानी की दृष्टि से तो रातों रात जो कालो कानून पास किए थे वो इन्होंने ही विधानसभा बुलाकर किए थे। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे।
क्योंकि जहां जहां पाँव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हरियाणा बीजेपी खुलकर सामने आई, तो वहीं सबकी निगाहें कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले दांव पर टिकी हैं। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे का पंजाब में होने वाले इलेक्शन में क्या असर देखने को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैप्टन के इस्तीफे के बाद एक ही सवाल है जो उठ रहा है कि कैप्टन नहीं तो फिर कौन? जी हाँ, सवाल ये है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुना जाएगा। जींद के खटकर टोल प्लाजा पर किसानों की तरफ से एक सभा को बुलाया गया। इस सभा में कोर कमेटी का गठन किया गया। साथ ही साथ हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति भी बताई गई। जींद के खटकर टोल प्लाजा पर किसानों की बैठक कोई आम बैठक नहीं थी। इस बैठक में कई फैसलों पर किसानों ने मोहर लगाई। बैठक में किसानों ने सरकार को चेतावनी की फुल तैयारी कर ली है। किसानों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि करनाल बस्तर टोल प्लाजा जैसे हालात एक बार फिर से नहीं बनने देंगे। किसान लगातार टोल प्लाजा पर धरना देंगे और अगर सरकार किसानों को टोल प्लाजा पर धरना देने से रोकेगी या फिर धरना स्थल से उठाने की कोशिश करेगी तो पूरे हरियाणा में इसका असर देखने को मिलेगा। मेन सबसे बड़ा तो था कि जो आपस में कम्युनिकेशन गैप था टोलों के बीच, सभी टोल अपने अपने मुद्दे अलग अलग तरीके से बैठे थे, अलग अलग तरीके से चला रहे थे। किसी के पास किसान संयुक्त मोर्चा की कॉल पहुंचती थी, किसी के पास नहीं पहुंचती थी, कुछ अपने लोकल मुद्दों के हिसाब से भी चल रहे थे। तो ये फैसला लिया गया कि हरियाणा के सभी टोलों की एक बार मीटिंग बुला करके हमारा भी एक कॉमन एजेंडा है और उस एजेंडे को चला कौन रहा है? किसान संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली के अंदर बैठा है। उनकी जो भी कॉल आएगी हम सभी उसी के आदेशानुसार काम करें। इस तरीके से जो है सभी टोलों की यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। दरअसल किसानों की आगामी रणनीति को लेकर किसानों ने जींद खटकर टोल प्लाजा पर बैठक की। बैठक में टोल प्लाजाओं पर चल रहे धरनों के 5 प्रमुख किसान नेता शामिल हुए और आपसी विचार कर 18 सदस्यों की एक कोर कमेटी बनाई गई। अगर बल प्रयोग किया जाता है, हमने ये कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के अंदर बैठे और हमारी मांग जो लोकतंत्र के अंदर रखने का तरीका है हम उस तरीके से रखेंगे अपनी मांग को जो है। लेकिन प्रशासन फिर भी अगर बल का प्रयोग करता है तो जो किसान संयुक्त मोर्चा से के हिसाब से या लोकल टोल के हिसाब से अगर हमें ये समझते हैं कि भाई हमने रिएक्ट करना है उसका, तो तब भी नहीं चूकेंगे, रिएक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब किसानों की कोर कमेटी किसानों के लिए आगे की रणनीति तैयार करेगी। इसके साथ ही किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि अगर करनाल की तरह हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो इसका असर पूरे हरियाणा पर पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में दो दोस्तों की जिंदगी बस एक वीडियो ने बदल दी। दरअसल एक वीडियो इन दोस्तों ने देखा और सोचा कि क्यों ना वो भी अपनी खेती में नया प्रयोग करें और इसी प्रयोग ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। ये रिपोर्ट देखें। अक्सर हम अपने फोन में कई तरह के वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी एक वीडियो ने किसी की जिंदगी को बदल कर रख दिया? दरअसल कुरुक्षेत्र में काम करने वाले दो दोस्त सुरेंद्र और राजेश दोनों इंजीनियर थे, लेकिन इंटरनेट पर एक वीडियो ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। वीडियो देखकर दोनों इतना प्रेरित हुए कि दोनों ने अपना काम शुरू करने के बारे में विचार किया। आज दोनों एक घर में मोती की खेती कर रहे हैं और दोनों लाखों रुपए सालाना कमा भी रहे हैं। सुरेंद्र ने बताया कि पहले वो एक फैक्ट्री में मात्र 10,000 की तनख्वाह पर काम करता था। एक दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें उन्हें मोतियों की खेती के बारे में पता चला। फिर भुवनेश्वर गए और ट्रेनिंग ली। थोड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट से भी इकट्ठा की। बाद में उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर घर पर ही छोटे स्तर पर मोती की खेती शुरू कर दी और 12 महीने की खेती के बाद दोनों पार्टनर्स को लगा कि अब उन्हें मुनाफा होगा और उन्होंने कमाए 4-4 लाख रुपए मुनाफे के तौर पर। अब दोनों घर में बनाए गए टैंक की क्षमता को और बढ़ा रहे हैं। और फिर हमने ये मोती की खेती शुरू की। ये जीव के द्वारा तैयार होता है
और इसके द्वारा जीव जिस चीज़ को जीव बनाएगा उस चीज़ में कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता। इसकी ट्रेनिंग हमने भुवनेश्वर उड़ीसा सीफा इंस्टीट्यूट है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीफा से हमने ट्रेनिंग ली है। और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने पहली बार में 5000 सीप से काम शुरू किया। 1000 सीप पर हमारा स्टार्टिंग में पहली बार का खर्च जो था 3.5 लाख रुपए था। 3 लाख रुपए हमारे वो भी पूरे हो गए थे और 2 मेंबर हैं हम, दोनों को 2-2 लाख रुपए हमारे को बच गए थे। 4 लाख की हमारे को बचत हो। वैसे तो जो बड़े व्यापारी हैं इसके सूरत हैं, बॉम्बे है, हैदराबाद है, अब तो जयपुर में भी हैं इसके लोग लेने वाले, और आम सुनार भी इसको लेने लगे हैं। अभी पहले वो लोग बाहर से एक्सपोर्ट मंगाते थे, अब वो हम लोगों से भी खरीदने लगे। राजेश ने बताया कि सीप की सर्जरी उस वक्त की जाती है जब वो मुंह खोलती है। उसके अंदर एक सांचा डाल दिया जाता है ताकि मोती को सही आकार मिल सके। मोती की खेती में 12 से 13 महीने का वक्त लगता है। उड़ीसा में इसकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। फिर हमने उसके लिए जानकारी ली और वहाँ गए और वहाँ से ट्रेनिंग ली, फिर काम चालू किया। फार्म 25 बाई 30 फुट का है जी। 10 बाई 10 फुट में 1000 सीप आते हैं। 5000 सीप का हमने चालू किया था, उसमें हमारा 3.5 लाख पूरा खर्चा आया था। तो और भी फार्म है? हाँ, हमारे यहाँ जैसे हरियाणा में 4 फार्म हो रहे हैं। हमारे 2 फार्म हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में भी है, जहाँ हमारा गोल मोती का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में जी काम ज़्यादा होता था, टेंशन बहुत रहती थी, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करें और सबसे हटके करें अलग। तो हमने इसकी खोज की, तो फिर हम इसमें चले गए जी। इसको ट्रीटमेंट के हम सीप लेके आते हैं तो उसको 15 दिन प्रक्रिया करना पड़ता है सर्जरी के लिए। एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसके अंदर हम मोती रखते हैं और उसको दवाई के लिए मेडिसिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक, पेन किलर वगैरह, और खाने के लिए इसको एलगी, कैल्शियम और इसकी विटामिन होती है वो दी जाती हैं। वहीं मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आत्मा राम ने बताया कि हरियाणा में पर्ल कल्चर का प्रचलन तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कुरुक्षेत्र के अलावा झज्जर में कुछ गिने चुने लोग इस खेती को कर रहे हैं। ऐसी सीप को है वो नेचुरल जो नदियों का पानी है उसमें से इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से इकट्ठा करने के बाद में इन सीपियों को खोल करके मोती है वो लिया जाता है। जब कल्चर प्रैक्टिस में आती है तो उन सीपियों को है वो पहले खोला जाता है। खोलने के बाद में उनके अंदर है वो न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया जाता है, न्यूक्लियस डाला जाता है ताकि मछली के अंदर है वो मोती पैदा हो सके। सर हरियाणा की बात है जहाँ तक, वहाँ अभी तक हमारे हरियाणा के अंदर है वो बहुत कम पर्ल कल्चर का काम है वो चल रहा है। ये कहो कि लगभग ना के बराबर, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर है बुआवा गांव, वहाँ पर इसका कल्चर हो रहा है, और एक अपना झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ पर भी पर्ल कल्चर है वो चल रहा है। तो एक वीडियो ने ही 2 दोस्तों की जिंदगी को इस कदर बदल दिया कि दोनों दोस्त अपने दम पर मोती की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमाने के साथ साथ मोती बेचकर नाम भी कमा रहे हैं। वह उनके मोतियों की धमक देश में ही नहीं विदेश तक पहुंच रही है। प्रदेश में एक बार फिर से बुलंद होते बदमाशों के हौसलों की तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा में एक ही दिन में 3 जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये तीनों ही घटनाएं ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस कदर से बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हरियाणा के 3 जिलों में लूट की वारदात सामने आई। अब बदमाशों के बुलंद हौसलों को तो देखिए जरा, सामने सीसीटीवी है, लोगों की भीड़ भी खड़ी है, बावजूद इसके बदमाश सरे बाजार आकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती है। अब रोहतक, पंचकुला और करनाल से सामने आई लूट की इन वारदातों को देख लीजिए, जहां बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए और तीसरी आंख में कैद हो गए। पहले तो हम आपको रोहतक से सामने आया सीसीटीवी दिखाते हैं, जहां 4 बदमाश दिन के उजाले में स्कूटी पर सवार होकर आए। चारों नकाबपोश बदमाश महज 4 मिनट में एक ज्वेलरी शॉप से बंदूक की नोक पर करीब 2.5 लाख रुपए और कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। निकाला नहीं, उसने एक खुद से निकाला। अच्छा। 2 कटोरी। अच्छा। और बाद में मैंने ये बंद कर दिया जब, तो मुझे सिर पे मारा।
बंदूक के पीछे से मार के वो चले गए। कितने लड़के थे? 4। वो नहीं, पूरा सिर्फ आंख दिख रही थी। पंचकुला में भी 3 बदमाश लूट के इरादे से ज्वेलरी शॉप में घुसे। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोग ज्वेलरी शॉप के मालिक की सहायता के लिए पहुंच गए और तीनों बदमाशों को मौके से उल्टे पैर भागना पड़ा। लूट की कोशिश के लिए आए तीनों बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। करनाल में इंद्री से लूट की वारदात सामने आई, जहां 5 हथियारबंद बदमाश पहले तो पेट्रोल पंप में दाखिल हुए। पेट्रोल पंप में 2 कर्मचारियों को बंधक बनाया और बंदूक की नोक पर मौके से 40,000 से ज्यादा की नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह 4 बजे यहाँ पे वारदात हुई है। जो हमारे सेल्समैन जो दिखे थे वो यहाँ पे जो कार्य कर रहे थे वो बाहर बैठे हुए थे सेल्समैन के बाहर। तो बस की बैक साइड में से वो आए, उन्होंने एकदम उनके गन पॉइंट पर उनको बंधक बनाया और अंदर ले गए। वहाँ पर उनकी जेब में जो पैसे थे वो भी ले लिए और जो ड्रॉर में रखे थे वो भी, और उनको जान से मारने की धमकी देकर उनको बंधक बना के हाथ पैर जोड़ के उनको और अंदर बांध के चले। तो तीनों के पास हथियार थे? हाँ, तीनों के पास हथियार। तो लाइव सीसीटीवी पूरा देखा? हाँ, पूरा देखा सर। अब तीनों की वारदात ये बताने के लिए काफी है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। अब जरूरत है कि ऐसे बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि बदमाशों के बढ़ते बुलंद हौसलों को रोका जा सके। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पलवल के चिली गांव से वैसे तो समस्या रहस्यमय बुखार की निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस रहस्यमय बुखार के बाद जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से लेकर मीडिया कर्मी इस गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे, एक के बाद एक करके कई समस्याएं निकलकर सामने आई है। रहस्यमय बुखार के बाद चिल्ली गांव पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर पूरा मीडिया इस गांव की ओर नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि गांव के 10 बच्चों की रहस्यमय बुखार से मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर सभी को यही लग रहा था कि डेंगू और वायरल फीवर सिर्फ बच्चों पर अपना कहर बरपा रहा था, लेकिन सभी लोगों का भ्रम उस वक्त टूट गया जब चिल्ली गांव में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत बुखार के चलते हो गई। अब महिला की मौत के बाद पूरे गांव वालों के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बुजुर्ग आज एक हमारे चिल्ला गांव में रिपोर्ट की है डेथ। ये 2-3 दिन से बता रहे थे इनको बुखार था हल्का फुल्का सा, और अभी ये सुबह ये यहाँ पे 3 में कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हैं एंड ही एक्सपायर्ड। आज 1:30 बजे के आसपास इनकी मृत्यु होगी। हाँ, बुजुर्ग आते हैं सर हमारे पास। 26 के आसपास मेरी ओपीडी रही है। बुजुर्ग आते हैं, उन्हें ज़्यादातर बॉडी एक्स वगैरह लेके आते हैं। ज़्यादा बॉडी एक्स हो गए, बाकी पुरानी बीमारी से कान का बहना, और ये गंदगी ही है मेन, तो गंदा पानी और ये गंद जो अभी गली वगैरह साफ अभी हो गई हैं, बिल्कुल साफ है। बता दें, चिल्ली गांव में रोजाना 30 से ज्यादा बच्चों में बुखार की शिकायत मिल रही है। बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें गांव के बाहर अस्पताल में रेफर किया जाता है। बच्चों में करीब 37 बच्चे मेरे पास रिपोर्ट किए हैं सुबह 8 बजे से लेकर अभी 3 बजे तक, और इनमें से फीवर विद कफ खांसी है हल्की हल्की, ये करीब 18 बच्चे आए हैं यहाँ, और इसमें से चमड़ी रोग के बच्चे देख रहे हैं हम 9 के आसपास, और एब्डोमिनल पेन भी है, कान बह रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों के, और उसमें इसके अलावा 3 पेशेंट हमने रेफ़र करे हैं, जिनमें से एक 10-11 साल का लड़का है, उसको बुखार था कल से, और 2 बच्चे हैं हमारे चिल्ली गांव से ही। उनके साथ वाले शायद वो कह रहे थे भी हमारे साथ वाले बच्चे, उनके जो साथ वाले हैं वो कहीं डेंगू की संभावनाओं से एडमिटेड हैं। अब चिल्ली गांव के लोगों की समस्या सिर्फ एक नहीं है, अनेक है, क्योंकि रहस्यमय बुखार के बाद बच्चों में डेंगू का डर भी बना है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो गंदगी के कारण बच्चों को ये बीमारियां हुई है।
जिसके चलते प्रशासन ने लीकेज की समस्या को बंद करने के लिए गांव में पानी की सप्लाई रुकवा दी। पानी की सप्लाई रुकने के बाद गांव वाले पानी की बूंद बूंद की मोहताज हो गए। पीने का पानी तो है ही नहीं है सर, वो जो सफाई हो रही है पाइप वाइप सब काट दिए, अब पानी है ही नहीं है। इस कुंडे में डलवाते हैं 1000 रुपए का पानी, इसमें 3 महीने भी हो जाते, 2 महीने भी हो जाते, कीड़े पड़ जाते, ज़्यादातर तो इससे ही मौत हो रही बच्चों की। कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई पहले हो जाती तो ये बच्चे की मौत नहीं होती। जो करे तो वो है जो अल्लाह चाहता है। फिलहाल जो है देखो मौत जितनी होने वो तो जब भी होएगी, लेकिन अब इसका जिम्मेदार कौन है? जो 10-11 जो बच्चे मरे हैं इनका जिम्मेदार अब कौन है? हम तो ये बात पूछना चाहते हैं अपन से, जो अब 10-11 बच्चे जो मर चुके हैं, कुछ बच्चे जो है अस्पतालों में पड़े हुए हैं और उन पर प्रशासन अब ध्यान दे रही है। अगर पहले ध्यान दे देती तो ये बच्चे नहीं मरते। हम तो अपन से अब गुजारिश है कि जैसे अब डॉक्टर आए हुए हैं गांव के अंदर, पूरी टीम आई हुई है, घर घर के जो है प्रशासन ध्यान दे रही है, साफ़ सफाई का ध्यान दे रही है, किसी का कूलरों को देख रही है, घरों के अंदर आकर छटकाव हो रहा है, मच्छरों की मच्छर मारने वाले आए पड़े हैं, साफ़ सफाई जो हमारे कर्मचारी हैं बेचारे रात दिन लगे हुए हैं। अगर कार्रवाई अगर पहले हो जाती है ये डेट नहीं होती जी। अब ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने ग्रामीणों की गुहार को पहले अनसुना किया, जिसके चलते आज नौबत यहाँ तक आ गई। 10 बच्चों समेत बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, तो कई बच्चे अस्पताल में दाखिल हैं। देर से ही सही लेकिन प्रशासन जागा है। चिल्ली गांव के लोगों की समस्या वाकई में बड़ी है। अब जरूरत है कि चिल्ली गांव के लोगों की समस्या का समाधान किया जाए और वक्त रहते उन सभी को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए। करनाल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब तेज रफ्तार के कारण एक युवक की मौत हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। करनाल के नेशनल हाईवे में उस वक्त लंबा जाम देखने को मिला जब हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। करनाल के नेशनल हाईवे पर एक ट्रक खराब हो गया था। जैसे ट्रक चालक ने ट्रक को चेक करने के लिए सड़क किनारे खड़ा किया, पीछे से हाई स्पीड में बाइक आई और ट्रक से टकरा गई। सुबह खराब हो गया था, टायरों के बोल्ट टूट गए थे, तो गाड़ी सुबह 2-3 घंटे पहले खराब हो गई थी, तो गाड़ी खड़ी थी, तो उसके लिए मैंने सेफ्टी के लिए टायर लगा रखा है, घास लगा रखी है, आप देख सकते हैं। और ये बंदा पीछे से आया और बहुत तेज स्पीड में गाड़ी पे खड़ी गाड़ी में गाड़ी ठोकी है, बाइक मारी। हाँ जी। तो ट्रक कब से खड़ा था आपका? 2-3 घंटे हो गए। इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। ये पहली बार नहीं है जब तेज रफ्तार ने किसी की जान ली हो। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन युवाओं को ऐसे हादसों से वाकई में सबक लेने की जरूरत है। मॉर्निंग से खड़ी हुई थी यहाँ पे। हाँ, खराब हुई है ना, टायर निकला हुआ था इसका, तो ड्राइवर ने टायर इधर डाल के रखे थे भाई ताकि एजेंसी खुले और इसको ठीक कराया जाए। इतनी देर में बाइक वाला आया, शायद इसका ध्यान नहीं होगा, तो इसने खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी है, जो टक्कर लगते ही एट द स्पॉट इसके। दिल्ली की तरफ से आ रहा है। दिल्ली की तरफ स्पीड में हो सकता है। हाँ, स्पीड में भी हो सकता है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब तेज रफ्तार ने किसी की जान ली हो। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन युवाओं को ऐसे हादसों से सबक लेने की जरूरत है।